Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to this edition of Being Social. This evening, my esteemed guest is Mr. Manoj Pandey. Manoj Pandey ji has been an officer of Indian Information Service, has worked in radio, TV, many ministries as advisors to the ministers. He has also worked as member of Staff Selection Commission. He has worked as a director in UPSC, Union Public Service Commission, and almost around and post retirement he worked as a CEO of Rajya Sabha TV. These are some of his assignments I'm just mentioning to you. And he's an authority on media, social media, and has many hats to wear. He has blogs. He has got blogs with V. That is his channels. One of his channels deals with the health videos, where he is dispelling the myths about a lot of talks and realities on healthcare issues. Um, and he has written books. Two of them are on media, three are novels, and one poetry. We'll talk to him on some of them when if we have time. And post retirement, he's also being a good Samaritan, trying to help people to prepare for examinations, interviews, and careers. So, with all those inspirational deeds of Manoj Pandey, let's start hearing from him. मनोज जी आप चाहें तो हिंदी में बात कर सकते हैं या हम बाइलिंगुअली बात कर सकते हैं। हमको पता है आप दोनों में सिद्धहस्त हैं, तो जैसी भी आपको सुविधा हो। तो शुरुआत मैं सोच रहा हूँ कहाँ से करें। शुरुआत आपके भारत सरकार के एक्सपीरियंस से करते हैं। बताएं कुछ आपके नोटेबल एक्टिविटीज़ क्या रहीं। आपको नमस्ते और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। नोटेबल एक्टिविटीज तो आप क्या कहेंगे, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, सरकारी नौकरी में आया और रिटायर हो गया, बस यही मेरी कहानी है। और अगर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो सरकारी नौकरी में क्योंकि मैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में था, तो मेरा काम ज़्यादातर मीडिया से रिलेटेड रहा। हालांकि डेपुटेशन में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी गया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यूपीएससी जैसा आपने बताया, वहाँ मेरा काम ज़्यादातर रिक्रूटमेंट रिलेटेड था। तो काफ़ी तरह का काम था। और हाँ, ये सिविल सर्विसेज में आने से पहले मैं बैंक में भी था, 5-1 साल मैंने वहाँ भी काम किया। मीडिया का के क्षेत्र में क्या योगदान रहता है सरकारी लोगों का, सरकार का पब्लिक मीडिया पॉलिसी में, मंत्री लोगों को एडवाइस करने में, इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, मीडिया का सरकार हो या सरकार से बाहर हो, लोगों के साथ संपर्क करने में हमारे दैनिक जीवन में जैसा रोल रहता है वैसा ही गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को जनता से बात करनी होती है। और जो अगर आप हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके कई सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे रेडियो और दूरदर्शन है, जो खबरों को ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट करते हैं, साथ में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। दूसरी तरफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो सरकारी जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। डीएवीपी का काम होता है विज्ञापनों के माध्यम से सरकार की बातें जनता तक पहुंचाएं। इस तरह और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फिल्म्स डिवीजन है, सेंसर बोर्ड है, पब्लिकेशंस डिवीजन है। तो इसमें जब अधिकारी जाते हैं तो उनके रोल उसी तरह से ढल जाते हैं। हर जगह यही होता है कि अपनी बात जनता तक पहुंचाई जाए और जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंचाया जाए। जहां तक एडवाइजर का सवाल है, जब इस रोल में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग काम करते हैं तो उनका काम होता है कि उन मंत्रियों को और उन मंत्रालयों को
अपनी जितनी अपनी समझ होती है, अपनी ट्रेनिंग होती है, उसके हिसाब से बताएँ कि किस तरह से प्रोग्राम्स वगैरह को आगे करना है, किस तरह पब्लिक तक पहुँचना है और क्या वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनके बारे में भी उनको बताते रहना है। एक अब पता नहीं है कि नहीं है, एक सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न हुआ करता था, बड़ा जी, जी, जी। रूरल एरिया में हुँ, बहुत हुँ, काम हुँ। करता था। जहाँ एंटरटेनमेंट का जी। या प्रचार-प्रसार का कोई माध्यम नहीं होता था, वहाँ वही काम करते थे और बड़ा तसल्ली से लोग उनको सुनते थे और हाँ, नवाज़ते आपने थे। सही बिल्कुल आपने सही याद दिलाया सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न और डिपार्टमेंट ऑफ फ़ील्ड पब्लिसिटी अब इनके नाम बदल गए हैं। अभी भी ये काम करते हैं। ये उन जगहों में जहाँ की लोग जैसे गाँव में दूर जो इलाके हैं, जहाँ रेडियो, टेलीविज़न और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यम वहाँ नहीं पहुँचते, लोग अखबार नहीं पढ़ते, तो उन लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में बताना, जैसे कि वैक्सीनेशन है, सफाई रखनी है। तो इनमें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न और फ़ील्ड पब्लिसिटी एक डिपार्टमेंट होता है। उसके अधिकारी भी गाँव-गाँव जाकर फ़िल्म्स डिवीज़न की फ़िल्म्स दिखाते हैं। सॉन्ग एंड ड्रामा के और कई और तरह के प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि लोगों के साथ वार्तालाप किया जाए। एक आपका नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सार्वजनिक क्षेत्र का। हुँ। आजकल हम देखते हैं कि लगभग सारा ही काम वही करते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा क्या सरकार की तरफ से ये सरकारी लोगों के इस्तेमाल में कमी करने के लिए है या कोई ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तरीके से काम हो रहा है? क्योंकि आप फ़िल्म बनाते रहते हैं, तो आपका उनके साथ इत्तेफ़ाक हुआ हो, तो आपको ऐसा लगा हो। उनका अपना रोल है और वो तो एक पीएसयू है, वो सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। तो फ़िल्म प्रमोशन और अच्छी फ़िल्में बनाना ये उनका काम होता है। जी। अच्छा, आप आपसे हम थोड़ी गंभीर सवाल थोड़ी देर में शुरू करते हैं। तब तो पहले ज़्यादा आपसे गंभीर मत कर नहीं, ज़्यादा गंभीर मत करिएगा। हाँ, नहीं, हाँ। ज़्यादा गंभीर तो हम करते ही नहीं, तो हुँ, ये हुँ, हुँ, सामान्य हुँ। आम जनों की भाषा में बात करते हैं। जो हम आपके पब्लिश्ड किताबों के बारे में बात करेंगे। आपकी हुँ, 3 हुँ। नावल हैं और 2 मीडिया पर किताबें हैं, उनके बारे में कुछ बताएँ, फिर पोएट्री के बारे में बाद में सुनेंगे आपसे कविता कोई, ओके। जो भी आपको पसंद हो। अ, किताबें देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं पर्दे पे ले आऊँ। मैंने 3 नॉवल लिखे हैं जो सबसे पहले इसमें दिख रहे होंगे, द फाइनल शॉट, इल्यूज़न और रिवेंज ये मेरे नॉवेल्स हैं। कविता संग्रह कल्पनाद नाम से मैंने छपाया है। सोशल मीडिया पे मेरी 2 किताबें हैं, द मैनुअल ऑफ सोशल मीडिया और द मैनुअल ऑफ ब्लॉगिंग। एक डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी पर भी लिखी थी और उसके अगली जो 3 किताबों के मुखपृष्ठ आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये मैंने अपने एक मित्र के साथ लिखी हैं। यूनाइटेड नेशंस इन द सर्विस ऑफ द कॉमन मैन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल्स और कॉमन मैन्स राइट्स एंड फैसिलिटीज़। और अंत में जो दिख रहा है एक चिड़ा-चिड़ी नाम से एक छोटा-सा कहानी संग्रह बहुत पहले मेरे नाम से पब्लिश हुआ था। अब ये प्रकाशन में नहीं है। जो द फाइनल शॉट है, जैसा इसका नाम है, इसमें ये एक क्राइम नॉवल है। इसमें शूटिंग होती रहती है। एक क्राइम डॉन के आस-पास जो लोग हैं वो बड़े इंट्रिगिंग से काम करते हैं, लेकिन जो इसका लास्ट शॉट होता है वो अनएक्सपेक्टेड शॉट होता है और उससे कहानी खत्म हो जाती है। इल्यूज़न एक पैरानॉर्मल नॉवल है जो कि वास्तविकता से अलग मिथ्या कुछ छलावे वाली दुनिया की बात करता है। इसमें ये कल्पना है कि हम जो जीवन यहाँ जी रहे होते हैं पृथ्वी पे, हम इसको 2 और लेयर्स में जी रहे होते हैं। अगली लेयर में हम जो हमारे कर्म होते हैं वो वहाँ दिखते हैं और एक तीसरी लेयर में जिन लोगों के पास एक अलग सी दृष्टि होती है, वो इन दोनों लेयर्स को देख पाते हैं। और तीसरा नॉवल है रिवेंज यानी प्रतिशोध। इसमें मैंने दर्शाया है कि एक गाँव का लड़का उत्तराखंड के पहाड़ के गाँव का इनोसेंट लड़का, वो दिल्ली के क्राइम वर्ल्ड में आ जाता है
और फिर उसके जो बचपन की जो इनोसेंस होती है और उसके कुछ एम्बिशंस भी होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो टकराते हैं जब वो बहुत पावरफुल और बहुत पैसे वाला हो जाता है। तब वो प्रतिशोध लेना चाहता है एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ जिसने उसके एक बड़े प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया। एक मेरे मित्र की वेबसाइट है, राग डेली, उसमें भी मैं कुछ अपने आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। सोशल मीडिया के जो मैनुअल आपने जो लिखी है, इसके जी। बारे में कुछ बताएं। क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन रहा है हमेशा मीडिया को ऑब्जर्व करने का रहा है, कभी मीडिया का हिस्सा बनने का, कभी मीडिया को दूर से देखने का। जब सोशल मीडिया आया, इसमें भी जब शुरू में आप याद करिए, सोशल मीडिया से पहले इंटरनेट आया, तो ऐसा लगा कि बड़ी क्रांति हो गई है, कुछ नई चीजें देखने को तुरंत मिल जाती थी। उसके बाद जब सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म आए, फ्रेंडस्टर, माई स्पेस, ऑर्कुट, ये सब इंडिया में थोड़े थोड़े पॉपुलर हुए। बाद में फेसबुक आया और बीच में ब्लॉग्स आए। उस समय तो ये लगता था कि ब्लॉग अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है और इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो सोशल मीडिया में फिर क्या हुआ, फिर ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं, ये बहुत पॉपुलर हो गए। साथ में वीडियो, पहले फोटो शेयरिंग और बाद में वीडियो शेयरिंग, ये प्लेटफॉर्म भी बहुत पॉपुलर हो गए, जैसे कि पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, जिसको कि इंडिया में अभी बैंड है। तो जो मीडिया होता है वो ट्रेडिशनल मीडिया, वो वन साइडेड होता है। अखबार ने अपनी बात कह ली, आपने पढ़ना है उसको, आप उसको काट नहीं सकते या अपनी बात नहीं कह सकते। और इसी तरह रेडियो, टेलीविजन, इनके साथ भी आप, या किताब के साथ आप अपनी बात नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया ने एक ऐसा टूल दिया जिससे कि एक तो सोशलाइजेशन हो गया, हम अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे की बात में कमेंट कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे कि हम अपनी बात कह सकते हैं, हम ट्रेडिशनल मीडिया पर पूरी तरह आश्रित नहीं है। तो आज तो अब ये तो एक डेफिनेशन देने वाली बात होगी, अदरवाइज सोशल मीडिया तो सभी यूज कर रहे हैं। आपके जितने भी हमारे दर्शक हैं वो सब सोशल मीडिया में हैं। जी, so basically, social media provided a platform to everybody. Those who could write poetry, they can share, and others can read. Otherwise, getting them published is not very easy. Books or whatever contents, there exists a kind of print mafia or publishing mafia in the country. Not everybody can publish. Social media also provided platform for self-publishing and marketing in the platforms like Amazon, Flipkart, etc., etc. So that way, yes, it has been all pervasive in the society, but there have been negative impacts also because many fake deep fake stories they come up now. Of course, with the artificial intelligence, one can any one can generate any kind of content the way they want without any facts. So do you think there should be regulation for social media? Regulation, I think the best type of regulation is self-regulation. Governments can regulate, but there is a limit to what they can regulate. Then it goes towards the freedom of speech, curtailing freedom of speech, and this aspect. So let's not discuss this that aspect of controlling or monitoring or these. But social media, yes, it is a double-edged sword. While it empowers people to say what they want to say, share what they want to share, at the same time, it allows people to spread fake news, distorted news, not only news, all types of entertainment, socially irrelevant, socially bad type of content. And one aspect I will also share, बच्चों में इसका इफेक्ट जो होता है वो मैच्योर्ड लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा देखा गया है। बच्चे जी, से मेरा मतलब है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को तो जब बहुत छोटे होते हैं उनके फॉर्मेटिव उनके तो पूरे जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जो बॉडी के अंग होते हैं, वो इतने मुलायम होते हैं और उनको लत पड़ जाती है और पेरेंट्स भी
उनको लत लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक में हमारे पास मोबाइल नहीं होगा, हम खाना नहीं खाएँगे। एक तो वो बहुत छोटे बच्चे हुए। दूसरे जो बीच की उम्र के बच्चे होते हैं, जिनको प्री-टीन कहते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका दिमाग इमोशनल, इंटेलेक्चुअल इस लेवल पे डेवलप हो रहा होता है। वो दुनिया को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो उनको जब ये कंटेंट दिखता है, तो वो अपने हिसाब से जो रियलिटी में नहीं है, उसको वो रियलिटी समझने लगते हैं। उनका पढ़ाई के लिए टाइम कम हो जाता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जो बच्चियाँ होती हैं विशेषकर, वो प्री-टीन और उसके बाद ये टीन में भी उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। उनको एक आइडेंटिटी का इश्यू हो जाता है। वो लड़की को ज़्यादा लाइक मिल गए, इसलिए वो मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे कपड़ों की तुलना में उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, वगैरह-वगैरह। जब टीन होते हैं, यानी कि करीब 12-14 साल से 18 साल के आसपास के, तो इन बच्चों में और भी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो दे एक्सपेरिमेंट अ लॉट, एंड द सेकंड थिंग, दे हैव a rebellious टाइप ऑफ एटीट्यूड एट दैट एज। तो उस समय एक तो वो हर तरह के काम करते हैं, वो भी और प्री-टीन भी। जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्रिमिनल्स के लिए उनको एक्सप्लॉइट करना बड़ा सरल हो जाता है। और दूसरी तरफ, क्योंकि रिबेलियस स्वभाव होता है, उस समय वो पेरेंट्स की भी नहीं सुनना चाहते और कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो एम्बैरेसिंग हो सकते हैं या उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हैं। उनकी आइडेंटिटी को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड, यानी दुधारी तलवार है, एक टूल है। जिस लेवल तक इसको रेगुलेट करना चाहिए, उसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश हो रही है, कानूनी तरीके से भी, पुलिसिंग से भी। Thank you. But that this frontline media is equally mainstream media is equally double-edged weapon in the hands of those who matter. Everyone knows who controls media. So to some extent, social No, media provides. traditional media also, if you are talking about private media, they have a commercial intent. And what they say, they are after three P's: P पैसा, P prestige और P power. अब पैसे के लिए इनको क्या करना पड़ता है? एक तो प्रेस्टीज और पावर के लिए इनको पॉलिटिशियंस और इन सबको, क्रिमिनल्स, किस किस को खुश करना पड़ता है, वो बिहाइंड द सीन होता है। पैसे के लिए इनको आईबॉल्स चाहिए, यानी ट्रैफिक चाहिए, और जब ट्रैफिक मिलेगा तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे। तो ये जो खेल होता है अपने ट्रैफिक बढ़ाने का, इसके लिए इनको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। जो न्यूज़ नहीं होती उसमें उसको गलत बयानी करनी होती है, उसको जूसी बनाना होता है, उसमें कहना ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि लोगों को अ, उसको देखने का मन करे। तो जो आप कह रहे हैं, डेफिनिटली देयर आर so many bad aspects of private media, but this is how things evolve. The media is also evolving in this electronic and in this age of social media. I think I have provoked you to say what I wanted you to say. Now let's depart from mainstream media and social media to another area. You have worked as member of Staff Selection Commission and also worked in the Union Public Service Commission. Um, what kind of organizations they are? To my understanding, where everywhere you can hear about scams in recruitments in public recruitment, but these two institutions have stood like a wall. I have never heard anything adverse about their processes, their recruitments, like that. Do you share that view? देखिए, ऐसा है, आपने यूपीएससी और एसएससी की बात की। डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट के जो एसएससी होते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनमें कुछ विकृतियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम से कम पेपर में ज़्यादा आती हैं। कुछ के एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, कुछ इस तरह की लांछन भी लगते हैं कि उनके जो मेंबर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, वो गलत काम कर रहे थे। यूपीएससी और एसएससी इन चीज़ों से बचे हुए हैं।
लेकिन क्योंकि इतने बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो कोई आप उनको स्टैम्प ये तो नहीं दे सकते कि 100% उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक फेयरनेस का, अच्छी तरह एग्जाम कंडक्ट करने का, इन सब की बात है, तो डेफिनेटली ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काफ़ी खरे उतरते हैं। आपका ये जो दूसरा शौक है आजकल और बढ़ गया है, फॉर गुड, फॉर द सोसाइटी। हुँ। आप यूट्यूब चैनल एक चलाते हैं ऑन हेल्थ वीडियोस, तो इसका रुझान कहाँ से हुआ और इसमें आप क्या दिखाते हैं? अ, मेरे चैनल का नाम है हिंदी हेल्थ वीडियोज़। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्थ के विषयों पर अच्छी जानकारी, जो साइंस बेस्ड जानकारी है, वो दूँ। और अगर कुछ मुझे ऐसे वीडियोज़ दिखते हैं जिनमें कि लोग बाग गलत बयानी कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, तो उनको भी काटने का मेरा प्रयास रहता है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे बहुत पहले से शौक था, बचपन से। मेरी ग्रैंडमदर और ग्रेट ग्रैंडमदर दोनों एक तरह से इन्फॉर्मल वैद्य का जैसा भी गाँव में काम करते थे। तो मैंने उनसे हर्ब्स के बारे में जानने की कोशिश की। ये शौक मेरा ज़िंदगी भर रहा। जब इंटरनेट आया तो मैं उसमें ढूँढता था कि नई इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके बाद जब मैं उसमें रिसर्च कर रहा था इंटरनेट में और बाद में यूट्यूब वगैरह में भी, तो मुझे ये दिखा कि लोग बाग गलत बयानी बहुत करते हैं और हेल्थ को लेके बहुत फेक न्यूज़ चलाई जाती है और हिंदी में ही बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मैंने पहले चैनल का नाम रखा कितना सच कितना झूठ। तो मैंने जो शुरू के वीडियो बनाए उसमें मैं इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज़ करता था जहाँ बहुत गलत बयानी हो रही होती थी। बाद में मैंने इसको थोड़ा विस्तार दिया और इसका नाम मैंने रख दिया हिंदी हेल्थ वीडियोज़। तो इसमें मेरी कोशिश रहती है कि हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक वीडियो में जो कोई टॉपिकल मैटर पे या फिर जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों पर मैं कुछ लोगों को सही जानकारी दूँ, ताकि वो गलत काम ना करें हेल्थ को लेकर। ये बातें बड़ी अच्छी खासी जानकारी इसमें देते हैं आप। वरना तो आजकल कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखिए तो कोई न कोई किसी न किसी चीज़ को नकार रहा होता है और कई दफ़ा बड़ी काल्पनिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहा होता है। कई लोग कमर्शियल इंटरेस्ट से भी करते हैं। तो ये आपका प्रयास जो है साधुवाद का पात्र है। आप मेंटोरिंग करते हैं स्टूडेंट्स को या करियर्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, उस बारे में कुछ बताएँ? मैं कोई फॉर्मल या कोई पैसे लेके तो नहीं करता ऐसा काम। लेकिन लिंक्डइन में मैंने जब अपनी प्रोफ़ाइल में ये लिखा कि मैं इंटरव्यू में और लोगों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में मदद कर सकता हूँ, तो कई मेरे पास इस तरह के रिक्वेस्ट आती हैं। और क्योंकि मेरा यूपीएससी और एसएससी का एक्सपीरियंस भी है, खुद भी मैंने इस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं, वो तो ख़ैर बहुत पुरानी बात हो गई। और मेरा इस एरिया में भी इंटरेस्ट रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर सेट करने में और क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप और रीज़निंग के क्वेश्चंस खुद बनाने में। तो मैं इसलिए इस तरह लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, यंग लोगों की। एक मैंने वीडियो भी बनाया है, आप चाहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे डाल सकते हैं। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, एमसीक्यूज़, उसमें क्या करें, कौन-सी टेक्निक्स यूज़ करें कि जितनी भी आपकी तैयारी हो रही हो, उसमें आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें, अधिकतम मार्क्स ला सकें। ये तो अच्छी आपने पहल है आपकी। इससे पहले कि मैं आपसे मेरे रैपिड रिस्पॉन्स सवालात करूँ जो कि वन वर्ड या यस नो टाइप पे होंगे 3-4, आपसे हम चाहेंगे कि माहौल को थोड़ा लाइट बनाने के लिए एक कोई आपकी पसंद की कविता पढ़ दें हमारे व्यूअर्स के लिए।
मुझे अंदाजा था इस बात का, तो मैंने एक कविता संग्रह में से एक कविता रखी है। मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है बताओ भूत। इसमें मैं एक भूत से प्रश्न पूछ रहा हूँ जो एक शमशान घाट में अपने लिए मकान बना रहा है। तुम्हारी मेहनत का कायल हूं मैं, देख रहा हूं तुम्हारा रात भर उछलना कूदना, दौड़कर खंडहर से ईंटें लाना, बुझ रही चिताओं के किनारों से रेत उठाना, फिर भागकर नदी से अंजुली भर भर पानी लाना। सुबह होने को है, अब आराम कर लो। और बताओ भूत, मरघट तो है ही तुम्हारे रहने के लिए, फिर तुम दीवार क्यों चिन रहे हो? बहुत जी। खूब। मुझे लगा कि कुछ पल के लिए हम सब भूत ही हैं और शमशान घाट में ही घर बना रहे हैं चारों तरफ इसी किस्म का वातावरण कुछ बना हुआ है। तो अब हमारे रैपिड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये हमारा सेगमेंट है। आपको बिल्कुल बिना सोचे बोलना है और कोई डिटेल्स नहीं चाहिए हमें। मैं जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए उनको मेंटर तो नहीं, मदद उनको कुछ गाइडेंस देता हूँ, उनको मैं ये कहता हूँ बिना सोचे मत बोलना। आप हाँ, मुझे कह वो रहे हैं अलग बिना है। सोचे बोलो। वो अलग है। परदेश कुशल बहुत तेरे आपके लिए वो अलग है। आप रिटायर्ड आदमी है, आपको क्या लेना है इस सब चीज से। ठीक है, पूछिए आप ये पूछिए। बताइए, सोशल मीडिया गुड और नॉट सो गुड? इज गुड एज वेल एज नॉट सो गुड। डिप्लोमेट, who has a better outreach, TV or radio? रेडियो। Media, I mean mainstream media is better now or it was better 20 years back, or दैट let's say 30 डिपेंड्स years ऑन back? दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। आपके पर्सपेक्टिव बताइए। बताना मुश्किल है। उस समय की वैल्यूज अलग तरह की थी। उस समय भी ये लगता था कि बहुत सारा मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय के स्टैंडर्ड्स कुछ अलग थे। ठीक है। अब उस ठीक है। तराजू से आज तोलेंगे तो आज का मीडिया बहुत खराब है। ठीक है। अब आप ये बताइए, आखिरी सवाल है। व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, ई बुक और प्रिंटेड? अब ये तो फॉर्मेट की बात है, इसमें बेटर और वर्स की बात कुछ नहीं हो सकती। आप बहुत डिप्लोमेटिकली तुम्हारे सवालों को मैं सोच रहे हैं। हमने आपको कहा था आप सोचिए मत। खैर, बहरहाल धन्यवाद उन सबके जवाब के लिए। और मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप यंग लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को इन जनरल एक लाइन में क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, अगर आपके पास 2-3 मिनट है तभी मैं एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि 1 हुँ, मिनट में एडवाइस क्या दूँ? मैं कहूँगा हार्ड वर्क करो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता। चलिए आप मतलब 1 मिनट ले हाँ, लीजिए। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, हार्ड वर्क अपनी जगह है, आपका कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप क्या एम्बिशन रखते हैं, वो ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं रखना है कि आसमान में आप तीर मार रहे हैं। अपने एम्बिशंस को अपनी जो स्थिति है और अपनी कैपेबिलिटी है, उससे थोड़ा आगे रखना है। उसके बाद हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि फ्रेंड्स ने कहा, "चलो घूमने चलते हैं, मनाली चलते हैं, चिल करेंगे।" आपको आना चाहिए कि पढ़ाई करते हुए भी कैसे चिल करना है। ये केवल सिविल सर्विस की बात नहीं है। अगर आप कोई अ, स्कूल का, कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या ट्रेनिंग किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। इसके आगे मैं ये कहूँगा कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। केवल हार्ड वर्क काम नहीं करता, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक-एक नंबर, जैसे मैं एसएससी का मेरा उदाहरण है, वहाँ कुछ बड़े एग्ज़ाम्स में कई हज़ार कैंडिडेट 1 नंबर के लिए जूझ रहे होते थे। अगर कट ऑफ 46 है, तो आपको 45 और 46 के बीच में हज़ार कैंडिडेट मिल जाएँगे। तो अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, केवल हार्ड वर्क करते हैं, तो आपके चांसेज़ उतने कम हो जाते हैं। तो इसलिए इन बहुत खूब। सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जी, तो आपने 3 चीज़ कही, स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क और कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि करना है तो मतलब करना है। फ़ोकस, वो अर्जुन की वो जो नज़र, नज़र क्रिया की की बात आँख है। में, क्रिया की मछली की आँख में। जी, जी। तो मनोज पांडे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमारे से साथ रूबरू हुए, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी अपने अनुभव और जानकारियों से अवगत कराया। आप खुश रहें,
प्रसन्न रहें, सेहतमंद रहें और लिखते रहें, लोगों को गाइड थैंक करते रहें। यू जी, थैंक यू नमस्कार। जी एंड थैंक यू व्यूअर्स, नमस्कार।